हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम दो चरों के रैखिक समीकरण निकाय को हल करेंगे और एग्जाम में किस टाइप के उससे क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। आपको इस साल जो है दो चरों के रैखिक समीकरण निकाय से जो 30% की कटौती की गई है उसमें आलेखी विधि को हटाया गया है और इस प्रश्नावली में सबसे आखिरी में दिया हुआ था समीकरण दिया है तो वहां से कथन किस तरीके से बनाया जाना है, तो ये दोनों चीजें हटा दी गई हैं। आलेखी विधि हटाया गया है और समीकरण से कथन का निर्माण, इस चीज को हटाया गया है। तो हमको क्या क्या पढ़ना है, हमें यहाँ पर यदि कथन दिया है तो उसे समीकरण के रूप में चेंज करना है, इसको पढ़ेंगे। समीकरण निकाय को हल करने की दो विधियां हम पढ़ने वाले हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद हम देखेंगे कि समीकरण निकाय यदि दिया हुआ है तो उसमें हम उसके अनंत हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। केवल अवलोकन द्वारा हमें पता लगाना है कि वहां पर किस टाइप के हल की प्रकृति होती है। इसके अलावा आपको समीकरण निकाय दिया गया है तो उसमें अचर जो गुणांक रहेंगे उसकी वैल्यू का पता लगाना। तो इतनी चीजें हैं जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि आपको कथन दिया जाएगा तो उस कथन से हम समीकरण का निर्माण किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट को आपको समीकरण के रूप में चेंज करना है। जैसे हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें 3900 रुपए में खरीदी। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदी। तो क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन में दिया है कि इसमें 3 बल्ले और 6 गेंदें, यानी किसकी बात कर रहा है, बल्ले और गेंद के बारे में बात कर रहा है। तो आपको लिखना किस तरीके से, हम मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य जो है उसको आप मान लीजिए x रुपए और दूसरा हम मान लेते हैं एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। समीकरण निर्माण किस तरीके से किया जाता है वो आपको समझना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमको स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसने कहा कि 3 बल्ले और 6 गेंदें 3900 रुपए में खरीदी। एक बल्ला कितने का है, x रुपए का, तो 3 बल्ला यानी 3x और उसके बाद बोला है 6 गेंदें यानी 6y बराबर कितने में खरीदी है उसने, 3900 रुपए में। ये एक समीकरण बन गया। समीकरण में आपको सबसे पहले ये देखना है कि वहां पे चर राशियां क्या क्या है, यानी किसके बारे में बात की जा रही है, उसको आपको x और y मान लेना है और x और y मानने के बाद आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना है कि क्या बोला जा रहा है और उसको आपको समीकरण के रूप में लिखना है। अगला लाइन उसमें कहा है कि उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदें 1300 में खरीदी। एक बल्ला, तो एक बल्ला कितने रुपए का होगा, x। 2 गेंदें यानी 2 गेंद का मूल्य हो जाएगा 2y बराबर 1300। ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। सिर्फ आपको इतना ही काम करना है। स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन तैयार करना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपए है। इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सेब का मूल्य और अंगूर के मूल्य के बारे में बात की जा रही है। तो सेकंड क्वेश्चन में हम ये मान लेते हैं, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, इसका मूल्य जो है वो हम मान लेते हैं कि x रुपए है और अंगूर का मूल्य मान लेते हैं 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ये हम मान लेते हैं y रुपए। जिसके बारे में बात की जा रही है उसको हम मानेंगे x और y। फिर उसने क्वेश्चन में कहा कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर। 2 किलोग्राम सेब यानी कितना होगा, ये 2x। 1 किलोग्राम का रेट x है तो 2 किलोग्राम का 2x हो जाएगा और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हो जाएगा y रुपए। इन दोनों को मिला करके उस व्यक्ति ने कितने में खरीदा है, 160 रुपए में। ये एक समीकरण बन गया। इस तरीके से बनाया जाता है। फिर उस क्वेश्चन में सेकंड लाइन इसने कहा है, उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब यानी 4x रुपए का, 1 किलोग्राम का x तो 4 किलोग्राम का 4x रुपए। और क्या बोला है, 2 किलोग्राम अंगूर कितने रुपए का होगा, 2y रुपए का। इसको उसने खरीदा है 300 रुपए में, तो ये हो जाएगा 300। ये हो गया समीकरण दूसरा। तो ध्यान से पढ़ना है और आपको स्टेटमेंट को समीकरण के रूप में चेंज करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इक्वेशन बनाने के लिए हमें कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 16 है और उनका अंतर 8 है। आपको संख्याएं नहीं ज्ञात करना है, सिर्फ समीकरण निर्माण अभी हम सीख रहे हैं। तो हमें कहा गया है, दो संख्याओं के बारे में बताया गया है। तो हम मान लेते हैं कि माना संख्याएं x तथा y है। इसमें एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो ये हम मान लेते हैं। फिर सवाल को हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें कहा है कि उनका योग 16 है। उनका योग 16 है, यानी x और y को जोड़ेंगे तो हमें 16 मिलेगा। ये आपका एक समीकरण बन गया। फिर उसके बाद कहा है कि अंतर 8 है, यानी x ऋण y बराबर 8। ये हो गया समीकरण 2। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके 2 नंबर या 3 नंबर के पूछे जा सकते हैं। समीकरण को जो है वो स्टेटमेंट यानी वाक्य के रूप में दिया जाएगा। तो आपको उसमें x और y यानी चर राशि किसको किसको मानना है वो डिसाइड करेंगे और बस जो है उस लाइन को आप ध्यान से पढ़ेंगे और समीकरण के रूप में चेंज करेंगे। अब हम देखते हैं कि यदि हमें समीकरण निकाय दिया गया है तो उसको हम किस तरीके से हल करते हैं। हल करने के लिए आपके पास जो है 2 मेथड है आपके सिलेबस में, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो दोनों विधियों को बारी बारी से देखते हैं कि वो किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम विलोपन विधि को करेंगे। विलोपन विधि यानी विलोपन जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आपको विलोप करना है। विलोप करना है यानी एक चर राशि को आपको वहां से हटा देना है। 2 चर राशियां हैं x और y, इन दोनों चर राशियों में से किसी एक चर राशि का आपको विलोपन करना है। तो उसके लिए जो नियम है वो ध्यान रखिए, हमें क्या नियम इसमें यूज करना है या क्या नियम का पालन करना है। यहाँ पर दोनों चर राशियों में से किसी एक चर राशि को आपस में बराबर करना होता है। या तो x को बराबर रखिए या तो y के गुणांकों को बराबर रखिए। वैसे ये जो पहला हमने क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें दोनों ही चर राशियां जो है वो आपस में बराबर है। इसके पास भी x है, यहाँ पर भी x है, ये भी y है और ये भी y है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या करना होता है, देखिए ये समीकरण 1 दिया है और ये समीकरण 2 दिया है। हम देख रहे हैं यहाँ पर धन y आया हुआ है और यहाँ पर ऋण y आया है। दोनों y के गुणांक बराबर हैं और साथ ही साथ इन दोनों y के चिन्ह जो है वो अलग अलग है। यदि गुणांक बराबर है और चिन्ह अलग होता है तो आपको यहाँ पर साइड में लिखना है जोड़ने पर। स्टेप ध्यान देते जाइए क्या क्या हमको लिखना होता है। धन y और ऋण y को जोड़ देंगे, दोनों के चिन्ह है अलग अलग है, कट जाएगा। x और x को जोड़ेंगे तो 2x बराबर 7 ऋण 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो x बराबर हो जाएगा 6/2। गुणा 2 था, इधर आ जाएगा तो भाग 2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दिया 6, तो x बराबर हमको मिल जाएगा 3। ये एक आंसर आपको मिला x का मान। ये जो x का मान मिला हुआ है इस मान को आप या तो समीकरण 1 में रखेंगे या तो समीकरण 2 में रखेंगे, ये आपकी मर्जी है। आप कोई भी इक्वेशन यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं समीकरण 1 में हम क्या रखने वाले हैं, x बराबर 3 रखने पर एक बार समीकरण 1 को उतार लीजिए। यहाँ पर समीकरण 1 है x धन y बराबर 7। यहाँ पर जहां x दिखाई दे रहा है वहां पर आप रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 धन y बराबर 7। हमें y का मान चाहिए तो y बराबर हो जाएगा 7 धन 3 है, पक्षांतर होगा ऋण 3 हो जाएगा। y बराबर 7 ऋण 3 यानी कि 4। ये आपको दूसरा आंसर मिला। दोनों वैल्यू निकलने के बाद आपको जो उत्तर लिखने का तरीका है जो एग्जाम में आप लिखेंगे तो उत्तर क्या लिखेंगे, x बराबर 3 y बराबर 4। दोनों चीजों को आपको एक साथ जो है आंसर में लिखना है। तो इसमें क्या मेथड है, ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे इसके। क्या मेथड है इसका कि या तो दोनों में x के गुणांक को बराबर करेंगे या तो दोनों में y के गुणांक को बराबर करेंगे। जब गुणांक बराबर हो जाएगा फिर हम देखेंगे जो गुणांक बराबर है उनके चिन्ह कैसे हैं। यदि चिन्ह अलग अलग हुआ तो हम यहाँ साइड में लिखेंगे जोड़ने पर, और यदि दोनों के चिन्ह समान यदि होते हैं जिनके गुणांक बराबर हैं तो हम यहाँ पर साइड में लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। किसी एक चर राशि का मान आपको मिलेगा, उस चर राशि के मान को किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो आपको दूसरी चर राशि की वैल्यू मिल जाती है। तो इसके और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें 2 समीकरण दिया है। पहला समीकरण है
x ऋण y बराबर ऋण 1 और दूसरा समीकरण है 3x ऋण 2y बराबर 12। तो यहाँ पर या तो हम दोनों के x के गुणांकों को बराबर करेंगे या तो दोनों के y के गुणांकों को बराबर करेंगे। चलिए यहाँ पर हम दोनों के x के गुणांकों को बराबर करते हैं। यहाँ पर 3x है और इसके पास क्या है, सिर्फ x है, यानी अगर हम इस लाइन में 3 का गुणा कर दें तो ये भी 3x बन जाएगा, यानी दोनों के गुणांक कैसे होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो x को बराबर करने के लिए हमें पहले समीकरण में 3 का गुणा करना होगा ताकि दोनों के पास जो x है वो बराबर गुणांक के हो जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 गुणा करने पर ये लिखते हैं। तो समीकरण 1 है, इसकी पूरी लाइन में आपको 3 का गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 3x ऋण, यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो 3y बराबर ऋण 1 के साथ 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 3। तो समीकरण 1 इस तरीके से बदल चुका है। अब इसके बाद समीकरण 2 को यहाँ पर उसकी जगह पर लिख लेते हैं। समीकरण 2 है 3x ऋण 2y बराबर 12। यहाँ तक पहुंचने के बाद फिर आप देखिए कि दोनों के x तो बराबर हो चुके, दोनों के पास 3x आया है। फिर हम देखेंगे दोनों के चिन्ह कैसे हैं। तो दोनों के चिन्ह कैसे हैं, यहाँ पर धन आया है, यानी दोनों कैसे हैं, समान चिन्ह है। यदि समान चिन्ह होता है तो ध्यान देंगे यहाँ पर लिखना है घटाने पर। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में दोनों के चिन्ह अलग थे तो हम यहाँ लिखे थे जोड़ने पर। अभी यहाँ पर दोनों के चिन्ह समान है तो हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर। जब आप घटाने पर लिखेंगे तो आप इसके नीचे वाली लाइन, जो नीचे वाला समीकरण है, इसके सारे चिन्ह आपको बदल देने हैं। 3x के सामने कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब धन का निशान है। वो धन है उसको आप नीचे इस तरीके से माइनस बना देंगे। ये माइनस का निशान दिखाई दे रहा है तो इसको प्लस बनाएंगे। याद रखिए इसी को चेंज नहीं करना है, उसके नीचे ऐसा लिखना है आपको। ये 12 धन का निशान वाला 12 है तो उसके नीचे हम ऋण का निशान, यानी अब वो ऋण 12 बन चुका है। इसके सामने नहीं करना है, उसके नीचे करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो चिन्ह बदले हैं उसको नीचे की तरफ लिखना है। अब देखिए 3x और ये ऋण 3x, ये दोनों कैसे होंगे, आपस में कट जाएंगे। ऋण 3y धन 2y, तो इसको जोड़िए, ऋण 3y और धन 2y को कितना बचेगा, एक बार y बचेगा, वो है ऋण में। ऋण 3 ऋण 12 कितना हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 15। यहाँ से हमें y की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से दोनों से ऋण और ऋण कट जाएगा तो y की वैल्यू हमको मिल जा रहा है 15। आपको एक आंसर मिल चुका y का मान। अब आपको क्या चाहिए, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन या तो आप 1 में रखेंगे या तो 2 में रखेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जो हमारा समीकरण 1 है वो छोटा दिखाई दे रहा है, समीकरण 2 थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, तो कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा यदि हम इक्वेशन 1 में क्या रखेंगे, y बराबर 15। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 15 रखने पर। एक बार समीकरण 1 को उतार लेते हैं। x ऋण y बराबर ऋण 1 है, यहाँ जहां पर y दिखाई दिया है वहां पे 15 लिखेंगे। x ऋण y के बदले लिखेंगे 15 बराबर ऋण 1। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर ऋण 1, ऋण 15 था, पक्षांतर होगा तो धन 15 हो जाएगा। तो x बराबर ऋण 1 धन 15 यानी कि 14। तो आपको क्या आंसर मिला, x बराबर 14 और y बराबर 15। मेथड को आपको समझना है कि आपको कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जरूरी नहीं है कि जो है यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन किस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये मेथड आपको सीखना है। क्या किए, यहाँ पर दोनों में x के गुणांकों को बराबर करना था, इसके लिए हमें समीकरण 1 के साथ कुछ गुणा करना पड़ा, है ना। 3 का गुणा किए तो दोनों के पास x के गुणांक बराबर हो गए। x के गुणांक बराबर होने के बाद फिर हमने देखा कि दोनों के चिन्ह भी समान आ रहे थे, तो हमें चिन्ह अलग करना था ताकि वो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर चिन्ह समान होगा तो घटाने पर लिखेंगे और नीचे वाली जो समीकरण है या नीचे वाली जो लाइन है उसके पास के सारे चिन्ह को आपको बदल देना है। बदले हैं, ये दोनों कैंसिल हो गया, y की वैल्यू मिली और इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट विधि है प्रतिस्थापन विधि।
प्रतिस्थापन विधि नाम से हमको समझ में आ रहा है कि उसको फिर से स्थापना करनी है, यानी फिर से रखना है। तो किस तरीके से इस विधि को हमको करना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या करना होता है कि किसी भी एक समीकरण से एक चर राशि के मान को अलग करेंगे और उस चर राशि के मान को दूसरे समीकरण में आपको प्रतिस्थापित करना है, यानी रखना है। तो वहां से आपको हल प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें आपको समीकरण का चुनाव किस तरीके से करना है, जिसके पास x या y के पास यदि गुणांक नहीं है या गुणांक 1 है, तो ऐसे समीकरण को यदि हम चुनते हैं तो हमको बहुत आसानी से उसका आंसर मिलेगा। जैसे हम यहाँ पर समीकरण 1 में देखें, यहाँ पर y का गुणांक 1 आया हुआ है, तो समीकरण 1 को ले सकते हैं। समीकरण 2 को भी लिया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर x भी अकेला है, यानी कि इसका भी गुणांक 1 है। तो ये पहला क्वेश्चन में आप किसी भी इक्वेशन को चुन सकते हैं। इसके बाद और भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको x या y में से किसी का भी अगर गुणांक 1 होता है तो ऐसे समीकरण को आपको चुनना चाहिए जिससे कि आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। सॉल्व आप किसी को भी चुनेंगे, हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कैसे होगा, ये इसके लिए आपको ऐसे समीकरण का चुनाव करना है जिसमें x और y का जो गुणांक होता है वो 1 होता है। ठीक है, अगर उस समीकरण में मौजूद है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 को एक बार लिखिए, 2x धन y बराबर 8। यहाँ पर y अकेला दिख रहा है तो पक्षांतर करके y के मान को अलग कर लेते हैं। y बराबर होगा 8 ऋण 2x। ये हमको y का मान मिल गया है। ये y का मान हमें मिला है समीकरण 1 से, तो अब हम इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे। ध्यान रखेंगे कि वापस उसी इक्वेशन में नहीं रखना है आपको, जिससे मान निकाले हैं उससे दूसरे इक्वेशन में आप इस मान को रखेंगे। तो हम 1 से y का मान निकाले हैं तो इस मान को हम रखेंगे 2 के पास। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 2 में क्या रखने वाले हैं, y बराबर 8 ऋण 2x रखने पर ये रखेंगे। समीकरण 2 को एक बार उतारते हैं, x ऋण 2y बराबर ऋण 1। x ऋण 2 y दिखाई दे रहा है तो y के बदले हमें ये लिखना है, तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। 8 ऋण 2x ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू -1। कोष्टक हटा देते हैं तो ये हो गया x ऋण 2 अट्ठे 16, ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन 2 दूनी 4x बराबर ऋण 1। ये x है और ये 4x है, दोनों मिलके कितना बना देंगे, 5x। 5x ऋण 16 बराबर ऋण 1। ये ऋण 16 है, पक्षांतर करेंगे तो उधर जाकर के वो धन 16 में चेंज हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर मिला x 5x बराबर ऋण 1 धन 16। 5x बराबर 15 हो जाएगा। x की वैल्यू चाहिए तो 15 गुणा 5 है, पक्षांतर होगा तो धन 5 होगा, 5 दिया 15। तो यहाँ से आपको x का मान मिल रहा है x बराबर 3। एक आंसर आपको मिल चुका। इसके बाद वाला जो प्रोसेस है, जो इसके पहले हमने इक्वेशन सॉल्व किए थे विलोपन विधि, उसी के जैसा करना है। ये जो एक चर राशि की मान मिला हुआ है आपको, उस मान को आप किसी एक समीकरण में रख दीजिए। आपकी चॉइस है कि आप कहाँ पर रखेंगे। जैसे मैं इस मान को रख रही हूँ समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में क्या रखने चाहते हैं हम लोग, x बराबर 3 रखने पर एक बार समीकरण 1 को लिख लेते हैं, 2x धन y बराबर 8। तो ये हो जाएगा 2 गुणा x का मान अभी निकाले हैं 3 धन y बराबर 8, 2 दिया 6 धन y बराबर 8। तो y बराबर हमको मिल जाएगा 8, धन 6 है, पक्षांतर होगा, ऋण 6 बन के जाएगा, तो y बराबर मिल गया 2। देखिए यहाँ पे y का मान भी मिल चुका है, x का मान मिल चुका है, तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे, अतः x बराबर 3 y बराबर 2। तो इस तरीके से आपको प्रतिस्थापन विधि यानी क्या किए, किसी एक समीकरण से एक चर राशि के मान को अलग किए हैं और उस मान को दूसरे नंबर के समीकरण में आपको प्रतिस्थापित करना है, यानी रखना है, और इस तरीके से सॉल्व करना है। इसका एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दो संख्याओं का अंतर 14 और उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे
कि पहले समीकरण निर्माण करेंगे और समीकरण निर्माण के बाद उसे हल करेंगे, और अभी हम इसमें जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अब इसको हम लोग प्रतिस्थापन से करेंगे। सबसे पहले समीकरण निर्माण में देखिए, आपको दो संख्याएं दिया हुआ है, तो हम मानते हैं कि माना दोनों संख्याएं जो है उसमें से एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो हम इसमें मान लेते हैं, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, ये हम मानते हैं दूसरी संख्या y है। उसमें कहा है कि दोनों का अंतर 14 है। अब इसमें हम ये भी मान लेते हैं कि x का मान जो है वो y से बड़ा होगा। ठीक है, किसी एक को हमको बड़ा मानना पड़ेगा क्योंकि इसमें अंतर के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार उनका अंतर कितना दिया है, 14 दिया है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार उनका अंतर क्या दिया है, अंतर दिया हुआ है 14। अंतर यानी x ऋण y बराबर 14। ये हो गया समीकरण 1। प्रश्न में और क्या दिया है, वर्गों का अंतर 448 है, तो इसको भी लिख लीजिए। तथा हमको और दिया हुआ है कि वर्गों का अंतर बराबर 448। तो इसको कैसे लिखेंगे, वर्गों का अंतर मतलब पहली संख्या का वर्ग ऋण दूसरी संख्या का वर्ग बराबर 448। ये सवाल के अनुसार दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं x वर्ग ऋण y वर्ग, आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला जानते हैं आप, 9th क्लास से पढ़े हुए हैं कि x वर्ग ऋण y वर्ग बराबर क्या होता है, तो ये होता है x ऋण y x धन y। ठीक है, ये सूत्र होता है बराबर 448। यहाँ से जो x ऋण y है, इस x ऋण y के मान को आप देखिए समीकरण 1 में क्या दिया है, इसका मान होता है 14। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम क्या लिखने वाले हैं, x ऋण y की जगह पे 14 रखने पर वापस आ जाते हैं इस समीकरण के पास। इसके बदले हम लिखने वाले हैं 14, कोष्टक में आएगा x धन y बराबर 448। तो x धन y बराबर 448, ये गुणा 14 है, पक्षांतर होगा तो भाग में 14 होगा। 14 एकम 14, 14 दिया 42, बचा 2, 14 दूनी 28। तो हमें मिला x धन y बराबर 32। ये समीकरण 2। तो समीकरण निर्माण का काम हो गया। आपको जो सेंटेंस दिया हुआ था उस सेंटेंस से हम 2 समीकरण प्राप्त किए। अब ये दोनों समीकरण को आप विलोपन या प्रतिस्थापन किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आंसर सेम आने वाला है। तो अभी हम इसको जो है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि में हम सबसे पहले ले लेते हैं समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 हमें दिया हुआ है x ऋण y बराबर 14। तो यहाँ क्या करना है, किसी एक चर राशि के मान को अलग करना है। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 14 धन y। ये जो x का मान आया हुआ है, इस x के मान को हम समीकरण 1 से निकाले हैं, तो उस मान को हमें रखना होगा समीकरण 2 के पास। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान हम रखने वाले हैं 14 धन y रखने पर। तो ये हो जाएगा, समीकरण 2 को एक बार लिखिए, x धन y बराबर 32। इसमें x के बदले हमें लिखना है 14 धन y बराबर 32। ये हो जाएगा 14 धन y और y को जोड़ेंगे 2y बराबर 32। 2y की वैल्यू पहले अलग करते हैं, तो 2y बराबर हो जाएगा 32 ऋण 14, यानी कि 14 4 18 ये आया। और यहाँ से हमको y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू हो जाएगी 18 गुणा 2 था भाग 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगा 9। तो देखिए यहाँ पे y का मान मिल चुका है और आपको अभी x का मान नहीं मालूम है, तो x का मान आप यहाँ से निकालेंगे। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान देखिए क्या है 14 धन y, तो 14 धन y का मान है 9, यानी कि हमको x का मान मिल गया 23। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि वो दोनों संख्याएं क्या है, तो आपको क्या पता चला कि उसमें से जो बड़ी संख्या x है उसका मान 23 है और छोटी संख्या y उसका मान 9 है। तो आपको आंसर को पूरे स्टेटमेंट बना के लिखना है। अतः संख्याएं
23 तथा 9 है। इस तरीके से आंसर को स्टेटमेंट में आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गाय हैं, जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। बताइए कि व्यक्ति के पास कितनी गायें और कबूतर हैं। तो यहाँ पर देखिए किसके बारे में बोला जा रहा है, गाय और कबूतर की संख्या के बारे में। सबसे पहले हमको यहाँ पर समीकरण बनाना है और समीकरण बनाने के बाद में फिर हल करना है। तो समीकरण बनाने के लिए पहले हम क्या ध्यान देंगे कि किसके बारे में बोला जा रहा है। तो गाय और कबूतर के बारे में बोला जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि माना गायों की संख्या को हम मान लेते हैं कि वो x है और कबूतर की संख्या को हम मान लेते हैं कि वो y है, की संख्या बराबर y। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 है, यानी आपको प्रश्नानुसार क्या दिया है। तो प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है आंखों की संख्या बराबर 120। अब यहाँ पर आंखों की संख्या के लिए हम देखते हैं कि गाय के पास भी 2 आंखें होती हैं, कबूतर के पास भी 2 आंखें होती हैं। कितनी गाय हैं? x गाय। एक गाय के पास 2 आंखें हैं, तो x गाय के पास कुल मिलाकर के कितनी आंखें हो जाएंगी? 2x। एक कबूतर के पास 2 आंख होती है, तो y कबूतर है, तो कुल कबूतर की आंखों की संख्या हो जाएगी 2y। तो आंखों की कुल संख्या 120 दिया है, यानी 2x धन 2y का मान हमें दिया हुआ है 120। ये समीकरण 1 हो गया। सेकेंड उसमें कहा है कि पैरों की कुल संख्या 180 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमें क्या दिया है, तथा पैरों की संख्या बराबर 180। पहले हम गाय को x माने हैं। गाय के पास देखते हैं, एक गाय के पास 4 पैर होती हैं, x गाय है तो 4x पैर होंगे। कुल गायों के पैरों की संख्या कितनी होगी? 4x धन एक कबूतर के पास 2 पैर है, y कबूतर है, तो कितने पैर हो जाएंगे? कबूतरों के पास कुल मिलाकर के 2y पैर होंगे। और हमें सवाल में बोला है कि कुल पैरों की संख्या जो है वो 180 है। ये है समीकरण दूसरा। समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों इक्वेशन मिल चुका है। अब आपकी मर्जी है कि आप इसे विलोपन से हल करें या प्रतिस्थापन से। तो यहाँ पर हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ यूज किया जा रहा है विलोपन विधि। एक बार और समझिए विधि क्या होती है। यहाँ हम देखते हैं कि 2y और यहाँ पर भी 2y है, यानी दोनों में y के गुणांक बराबर है। तो हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आप दोनों समीकरण को लाइन से उतार दीजिए, बराबर 120। और दूसरा समीकरण है 4x धन 2y बराबर 180। दोनों में हम देखते हैं कि y के जो गुणांक है दोनों के बराबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों के चिन्ह भी बराबर है। तो यदि चिन्ह बराबर होता है तो अब ध्यान देते जाइए, क्या लिखेंगे यहाँ पर? घटाने पर लिखने से नीचे के सारे चिन्ह आपको बदलने पड़ेंगे। 4x के सामने धन का निशान है, कोई निशान नहीं है, मतलब धन का है, वो धन को ऋण बनाएंगे। ये भी धन दिख रहा है, इसको भी ऋण बनाएंगे। 180 भी धनात्मक है, उसको भी ऋण बना दे। सारे चिन्ह बदल दिए। 2y धन में है, 2y ऋण में है, कट जाएगा। 2x ऋण 4x कितना मिला? ऋण 2x बराबर 120 ऋण 180 कितना मिलेगा? ऋण 60। बड़ी संख्या में ऋण का निशान था, तो यहां से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर होगा ऋण 60 बटे ऋण 2। ऋण और ऋण कटेगा, 2 तिया 6, 2 शून्य 0। तो हमें मिला x बराबर 30। आपको एक आंसर मिल चुका, x का मान। क्या चाहिए? y का मान। तो y का मान निकालने के लिए या तो आप समीकरण 1 में मान रखेंगे या तो समीकरण 2 में रखेंगे, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ समीकरण 1। समीकरण 1 में हम x बराबर 30 रखेंगे। तो x बराबर 30 रखने पर सबसे पहले समीकरण 1 को उतार लेते हैं। 2x धन 2y बराबर 120। यहाँ जहां पर x दिखाई देगा वहां 30 रख देंगे। 2 गुणा x के बदले हम लिखेंगे 30 धन 2y बराबर 120। 30 दूनी 60 धन 2y बराबर 120। 2y बराबर 120। 60 धन में है, पक्षांतर होगा
ऋण 60 हो जाएगा। तो 2y बराबर 120 ऋण 60 यानी कि 60, तो y बराबर होगा 60/2 यानी 30। तो y का मान भी 30 मिला है और यहाँ से x का मान भी 30 मिला है। x क्या है? गाय है और y है कबूतर की संख्या। तो आप लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे? आपको आंसर स्टेटमेंट में देना है, अतः गायों की संख्या 30 एवं कबूतरों की संख्या भी 30 है। ऐसे आपको आंसर को स्टेटमेंट में बनाकर लिखना होगा आखिरी में। इसके बाद हम देखते हैं कि समीकरण निकाय के हल के प्रकार क्या होते हैं। समीकरण निकाय के हल के प्रकार। तो हल के प्रकार मतलब यदि आपको समीकरण निकाय दिया गया है तो दो समीकरण लेते हैं। पहले समीकरण को यदि a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से प्रदर्शित करें, दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये मानक समीकरण कहलाते हैं। तो यहाँ पर दो समीकरण इस तरीके से यदि हमें दिए गए हैं तो दोनों समीकरणों को हल करने पर हमें किस किस तरीके के हल मिलते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको x का एक मान ही मिलेगा और y का भी एक ही मान मिलेगा। तो इस टाइप के हल को हम कहते हैं अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल कब होता है? जब a1/a2 का मान और b1/b2 का मान यदि ये दोनों मान बराबर नहीं होंगे तब हम कहेंगे कि दोनों समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, यानी कि वहां पर हमें x और y के मान मिलेंगे और एक एक मान मिलेंगे। ठीक है। दूसरा होता है कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। कोई हल नहीं तब होता है जब, देखिए यहाँ पर ये रैखिक समीकरण है, हालांकि वो टॉपिक आपका आलेखी विधि हटा दिया गया है, पर आप उसके बेस को समझिए कि कोई हल नहीं, अद्वितीय हल या अनंत हल, उसका मतलब क्या होता है। कोई हल नहीं का मतलब है कि दो रैखिक समीकरण है। दो रैखिक समीकरण है मतलब आपको दो रेखाएं मिलेंगी। यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, तो यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तो वो एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करने वाली है, और जब वो प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं कोई हल नहीं। कोई हल नहीं कब होता है? जब रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है। अद्वितीय हल कब होता है? जब दोनों जो रेखाएं हैं, दो समीकरण हैं जो दो रेखाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये दोनों रेखाओं को जो प्रदर्शित कर रहे हैं, अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं, यानी ये दोनों रेखाएं यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, तब हम कहते हैं कि यहाँ पर अद्वितीय हल है। ये आपको ऑब्जेक्टिव या खाली स्थान में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अद्वितीय हल होता है यदि रेखाएं खाली स्थान है। तो अद्वितीय हल कब होगा? जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कोई हल नहीं होगा यदि रेखाएं खाली स्थान होती हैं, तो कब होती है? जब रेखाएं समांतर होंगी। कोई हल नहीं को हम सिर्फ समीकरण को देख के कैसे पता करेंगे? अगर a1/a2 का मान बराबर है b1/b2 का मान और ये बराबर नहीं है c1/c2 के मान के, तब हम इस कंडीशन में कहते हैं कि ये दोनों समीकरण को यदि हल किया जाएगा तो x और y का कोई भी मान आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में तीसरा होता है अनंत हल। अनंत हल। तो अनंत हल का मतलब है अगर मान लीजिए दो समीकरण निकाय हैं, दोनों जिस रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं, अगर वो दोनों रेखा एक के ऊपर एक आती हैं, यानी इसको कहा जाता है समपाती। समपाती रेखाएं यदि हो जाती हैं तो उस कंडीशन में दोनों रेखाएं एक दूसरे को शुरू से लेकर के आखिरी तक मिलते हुए चल रही हैं। तो यदि हमें पूछा जाए कितने बिंदुओं पे मिल रही हैं, तो वो तो शुरू से आखिरी तक मिल रही है, यानी वो अनंत बिंदुओं पे मिलते हुए चली जा रही हैं। तब हम कहते हैं कि यहाँ पर अनंत हल मिलता है। तो समीकरण निकाय को देख करके हम कैसे पता करेंगे? अगर a1/a2 का मान, b1/b2 का मान और c1/c2 का मान, ये तीनों मान यदि बराबर होंगे तो हम कहेंगे कि वहां पर आपको अनंत हल मिलेगा। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने हैं। ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अद्वितीय हल a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2। ठीक। कोई हल नहीं, तो ये दोनों तो बराबर हो जाते हैं, c1/c2 बराबर नहीं होता। और अनंत हल यानी तीनों आपस में बराबर होते हैं। और ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये तीनों टाइप की चीजें आपको सिचुएशन दे दिया जाए और ये पूछा जाए कि इसमें रेखाएं कैसी होती हैं। ध्यान रखेंगे
अद्वितीय यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं, कोई हल नहीं मतलब समांतर रेखाएं, और अनंत हल का मतलब होता है कि ये संपाती रेखाएं होती हैं। अब क्वेश्चन में आपको ऐसे आपको एक एग्जांपल बता रही हूं मैं। यदि आपको इस तरीके से समीकरण निकाय दे दिया 2x धन 3y बराबर 5 और 3x धन 3y बराबर 7, ये आपको दिया हुआ है, और ये पूछा जाए कि बताइए इसमें हल किस तरीके से होंगे, यानी इन तीनों में से कौन सी कंडीशन यहाँ पे लगने वाली है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे कि वो क्या है। सबसे पहले आप इसमें A1, B1, C1, A2, B2 और C2 इनके मान को लिखेंगे। पहले वाले समीकरण से आपको A1, B1 और C1 का मान मिलेगा। तो A1 का मान 2, B1 का मान 3 और C1 का मान 5। दूसरे से A2, B2 और C2 यानी A2 का मान 3, B2 का मान 3 और C2 का मान 7। ये पहला काम है। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, A1 बटे A2 का मान को निकालेंगे और B1 बटे B2 का मान निकालेंगे और C1 बटे C2 का मान को निकालेंगे। ये तीनों मान निकाल लीजिए। A1 बटे A2 का मान 2 बटे 3 आ रहा है, B1 बटे B2 का मान 3 बटे 3 यानी कैंसिल करेंगे तो 1 हो जाएगा, C1 बटे C2 का मान तो ये हो रहा है 5 बटे 7। सबसे पहले आपको इन दोनों को तुलना करके देखना है। यदि ये बराबर हो जाते हैं तब आपको तीसरे के पास जाना है, वरना आपका इन दोनों से ही काम है। A1 बटे A2 का मान 2 बटे 3 दिखाई दे रहा है, B1 बटे B2 का मान कैसा है, 1 दिखाई दे रहा है। तो दोनों मान बराबर नहीं है, यानी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। आपको तीसरा C1 बटे C2 तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं से ये दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं। तो बराबर नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए अद्वितीय हल होगा। तो आपको ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाना है, इसके मेथड को याद रखिए, बेसिक क्या चीजें हैं वहां पे। तो फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि k के किस मान के लिए x ऋण ky बराबर 2 और 3x धन 2y बराबर ऋण 5 का अद्वितीय हल है। तो यहाँ पर अद्वितीय हल होने के लिए जो k दिया हुआ है, इस k की जगह पर क्या मान आएगा ये हमें पता लगाना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे मानक समीकरण। मानक समीकरण क्या क्या होते हैं अभी बताई थी मैं आपको, A1x प्लस B1y इक्वल टू C1 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू C2 से तुलना करने पर, ये पहला स्टेप है, तुलना करने पर। यहां से पहला जो समीकरण है इसमें से आपको मिलेगा A1, B1, C1। लाइन से लिखते जाइए, x के साथ क्या गुणा है, कुछ भी गुणा दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब 1 है, तो A1 का मान 1 हो जाएगा। B1 यानी y के साथ जो गुणा है तो यहाँ पर ऋण की, और C1 यानी कि पहले समीकरण में जो अचल संख्या है वो है 2। फिर हम लिखेंगे A2, B2, C2। सेकेंड समीकरण में x के साथ जो गुणा है वो A2 बनेगा, y के साथ जो गुणा है वो B2 बनेगा, और जो अचल है वो C2 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम तीनों वैल्यू निकाल दिए। हमें उसने पूछा है कि अद्वितीय हल होना चाहिए, तो अद्वितीय हल होगा, अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, अद्वितीय हल होगा यदि, तो इसकी जो कंडीशन है वो लिखना है, यदि A1 बटे A2 का मान बराबर नहीं होता है B1 बटे B2। ये आपको याद रखना पड़ेगा। वैल्यू दे दीजिए, A1 बटे A2 यानी 1 बटे 3 बराबर नहीं है B1 बटे B2 यानी ऋण k बटे B2 का मान है 2। यहां से हमें k की मान को पूछा है, तिर्यक गुणा करते हैं तो ऋण 3 के बराबर नहीं होगा 2 के, ठीक है। इसके साथ गुणा किए, ये इसके साथ गुणा हो गया। आपको तो सिर्फ k की वैल्यू चाहिए, तो k का मान बराबर नहीं होगा 2 बटे 3 और ये ऋण का निशान आएगा। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे कि k का मान यदि ऋण 2 बटे 3 ना हो तो उस कंडीशन में अद्वितीय हल होगा। तो आप क्या लिखेंगे, k का मान ऋण 2 बटे 3 की अतिरिक्त कुछ और होने पर आपको अद्वितीय हल प्राप्त होगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है।
तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको जो है एक एक्स या वाई, यहाँ A1 B1 C1 में से किसी एक वैल्यू को निकालना होगा, के रूप में दिया रहता है। तो वहां पे इन तीनों में से कोई भी कंडीशन पूछ सकते हैं। अद्वितीय हल का हो सकता है, अनंत हल का हो सकता है, या कोई हल नहीं का हो सकता है। तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है। अद्वितीय हल है यानी क्या कंडीशन होती है, कोई हल नहीं होगा तो आपको A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो वो जो शर्तें हैं वो आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो। तो इसके लिए देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप वही है मानक समीकरण। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मानक समीकरण। क्या क्या लिखना है, पहला समीकरण होता है A1x धन B1y बराबर C1 और दूसरा समीकरण होता है A2x धन B2y बराबर C2। ठीक है, इससे तुलना करने पर, ये आपको स्टेप लिखना है, तुलना करने पर परीक्षा में किस तरीके से आंसर लिखना है इसके ऊपर भी आपको बहुत ध्यान रखना है। यहां से हमको मिलेगा A1 B1 C1, A2 B2 C2। A1 B1 C1 पहले समीकरण से मिलेगा तो A1 का मान हो जाएगा 8, B1 का मान हो जाएगा 5 और C1 का मान हो जाएगा 9। A2 का मान जो x के साथ गुणा है वो A2 है, तो इसको क्या मिला k। y के साथ जो गुणा है वो B2 है, तो ये है 10 और जो अचर पद है वो C2 है, तो ये हो गया 15। फिर हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, जिसके लिए निकाय का कोई भी हल ना हो। तो अब यहाँ पर हम शर्त लिखते हैं, तो हम लिखेंगे निकाय का कोई हल नहीं होगा, निकाय का कोई हल नहीं होगा यदि, उसकी कंडीशन लिखेंगे A1/A2 का मान बराबर होता है B1/B2 और ये बराबर नहीं होगा C1/C2। तब हमको कहते हैं कि निकाय का कोई हल नहीं मिलेगा। वैल्यू रख दीजिए A1/A2 यानी 8/k बराबर होगा B1/B2 यानी 5/10। ये बराबर नहीं होगा C1/C2 यानी 9/15। तो यहाँ 9/15 यानी ये तो 3/5 हो रहा है, 3 तिया 9 3 पंचे 15। ठीक है, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 8/k आया है। तो यहाँ पर 1/2 आया है और ये 3/5 आया है। 1/2 और 3/5 ये तो बराबर नहीं है, यानी आपको k का मान कहाँ से लेना है, तो k का मान आपको इन दोनों से लेना है। तो यहाँ पर हम इन दोनों की तुलना करते हैं, 8/k बराबर होगा 1/2। तीसरे वाले को आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये 1/2 यहाँ पर कवर हो चुका है। यहाँ से हम तुलना करते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे तो हमको k बराबर मिल जाएगा 8 दूनी 16। तो हम क्या लिखेंगे, k बराबर 16 होने पर समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इस तरीके से आपको आंसर को लिखना है। तो दो चरों का रैखिक समीकरण निकाय में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आ सकते थे, ये सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो आप परीक्षा की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आगे हम जो है द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं, तो आप जो है अगर चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप ऑल पे रखेंगे तो समय पे आपको जो है सारे वीडियो मिल जाया करेंगे।